मिसेस अतुल वर्मा। आज इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिए हैं वो आपको जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स बताया है। आज का जो लेक्चर है मेरा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 पर है, जिसका इनेक्टमेंट हुआ था 25 अप्रैल 1872। 25 अप्रैल 1872। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो क्या है, वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरीके का समझौता है। आम भाषा में आप इसे समझौता कहते हैं, हिंदी में इसको संविदा कहते हैं। तो ये दो तरीके का संविदा हम करते हैं। एक संविदा हम करते हैं जर्नल कॉन्ट्रैक्ट। जर्नल सामान्य कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई भी किसी से भी कर सकता है। मान लीजिए मुझे कुछ खरीदना बेचना है तो मैं किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कलर, किसी भी हाइट के व्यक्ति से, किसी भी शॉप से जाकर कुछ भी खरीद सकती हूँ। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये क्या है जर्नल। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर एजुकेशन लोन लेना है, पर्टिकुलर मुझे एजुकेशन लोन लेना है या होम लोन लेना है, तो मुझे जाकर वो देखना है किस किस बैंक में किस तरह की स्कीम्स अप्लाई की गई हैं। और अगर मुझे किसी भी बैंक की, मान लीजिए मुझे SBI की एजुकेशन लोन की स्कीम अच्छी लगी है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है मैं अगर पूरी कर रही हूँ तो, और बैंक की जो कंडीशंस है वो भी मुझे सही लग रही हैं, तो मैं वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी जो रूल रेगुलेशन है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए एक अलग एग्जांपल है, अगर कोई मॉडल है और वो मॉडलिंग के लिए किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने पड़ते हैं। ये इन दोनों का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आज जर्नल कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य संविदा। ठीक, भारतीय संविदा अधिनियम का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जर्नल कॉन्ट्रैक्ट को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें जो टोटल चैप्टर है वो है आपके 1872 में जर्नल कॉन्ट्रैक्ट में। टोटल चैप्टर है आपकी 6 और इसके जो सेक्शन है 1 to 72, जो आपको पूरे के पूरे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं कि किस तरह से प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन आज फिलहाल जो मैं बात करूंगी वो सीधी हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल भाषा में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक, तो इसमें सेक्शन 2 दे रखा है। सेक्शन 2 जो है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस है, जिसको आप हिंदी में निर्वचन खंड कह सकते हैं कि किस तरह उसने डिफाइन किया है। जैसे सेक्शन 2 के कई सारे पार्ट है, A, B, C, सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, तो उस तरह से आप मैंने यहाँ डिफाइन किया है। आपने सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले हमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है या उसकी क्या लीगल स्टेप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप इसका आता है प्रपोजल। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको आप ऑफर भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको प्रस्ताव करते हैं, फर्स्ट स्टेप इसका आता है प्रपोजल, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। अब प्रपोजल क्या है? प्रपोजल कहता है व्हेन अ पर्सन signifies to the another his willingness to do or to do abstain from doing anything, with a view of the obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is to make a proposal. ठीक, ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगी, क्योंकि बेयर एक्ट तो आप किसी क्लास को पर्टिकुलरली डायरेक्टली किसी अच्छे गाइड के अंडर में जाकर ही समझ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगी। प्रपोजल, सबसे पहले 2A में क्या डिफाइन किया गया है? प्रपोजल। प्रपोजल है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव, मान लीजिए जर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई भी कंपनी का लैपटॉप लेना है, तो मैं किसी शॉप पे गई, मैंने उसको प्रपोज किया कि भैया मुझे लैपटॉप दिखाइए, मुझे ये लेना है। उसने पूछा रेंज बताइए आप, मैंने कहा मुझे 35 से लेकर और 45 तक के बीच की रेंज का कोई भी लैपटॉप ले लीजिए। अब मैंने क्या किया? उसको प्रपोज। ठीक, मैंने उससे प्रपोज किया। फिर आगे क्या आता है? मान लीजिए मैं हूं X, मैंने प्रपोज किया किसको? Y को। एक्सेप्टेंस।
वो क्या करता है, ठीक है मैं आपको आपका प्रपोज क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूँ। अब एक्स और वाई दोनों ने आपस में क्या हो गया, दोनों की बात क्या बन गई, प्रॉमिस, वचन बन गई, जिसको आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2B में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द प्रॉमिस, वहां अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगर कोई प्रपोजल करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, तो उन दोनों के बीच की जो बातें हो रही है, कंडीशन जो अप्लाई हुई है, वो सब क्या बन गई है, प्रॉमिस। ये इसका आपका लीगली फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने का लीगल स्टेप। सेकंड जो लीगल स्टेप आता है वो आता है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडरेशन, जिसको आपके सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंसीडरेशन क्या है। कंसीडरेशन क्या होता है, प्रतिफल, जिसको हिंदी में आप प्रतिफल कहते हैं। कंसीडरेशन का मतलब ये है कि आपने पैसे से ही कोई आपका कंसीडरेशन होगा। फिलहाल तो बात करें कि लैपटॉप खरीदने की, ठीक है, एक्स ने वाई से कहा मुझे लैपटॉप खरीदना है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ कंसीडरेशन क्या है, एक्स के लिए, यानी मैं एक्स मेरे लिए क्या है कंसीडरेशन, मेरे लिए कंसीडरेशन है लैपटॉप, और वाई के लिए क्या है कंसीडरेशन, जो मैं उसको पैसे दूंगी, जितने का भी लैपटॉप मैं उससे खरीदूंगी, वो उसका कंसीडरेशन है। विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आप फ्री में कोई काम कर रहे हैं तो उससे लॉ का कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, इसके एक्सेप्शंस हैं, जब मैं पूरा कंसीडरेशन पढ़ाऊंगी इसके 3-4 एक्सेप्शंस है कि बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, लेकिन फिलहाल वो टॉपिक दूसरा है, हम वापस ये बनाते हैं कंसीडरेशन। अब क्या है, प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन मिल गया, मैंने कहा मुझे 35,000 से 45,000 के बीच का कोई लैपटॉप दिखाइए। अब हम दोनों के बीच में क्या हो गया है, लीगली एग्रीमेंट। क्या हो गया है, लीगली एग्रीमेंट, करार जिसको आप कहते हैं, ठीक है। क्या ये जो मैंने एग्रीमेंट किया है, अब इसकी फॉर्म्स आती हैं या एग्रीमेंट, ठीक है, क्या ये वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, लीगल है, इस तरह की कई सारी फॉर्म्स आएंगी। क्या लैपटॉप खरीदना और बेचना इलीगल है? नहीं। लेकिन चोरी का बेचना इलीगल है, चोरी का खरीदना इलीगल है, ठीक। लेकिन यहाँ मैं सिंपल शॉप पे गई, उसके पास लाइसेंसी शॉप है, मेरे को बिल देगा वो काट कर, ये क्या है, ये सब क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लीगल एग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच में, ठीक है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक। क्यों नहीं बना है, क्योंकि अभी हमें इस स्टेप से गुजरना है, थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप कह रहा है एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट कैसा है, लीगल। लैपटॉप खरीदना और बेचना क्या है, लीगल, ठीक। अब ऐसा एग्रीमेंट क्या है, इनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्या ये एग्रीमेंट कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है, क्योंकि ये कैसा एग्रीमेंट है, लीगल है। तो जब ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा लागू कराया जाता है, वो किसकी फॉर्म ले लेता है, वो ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म, जिसको सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, ठीक। यहाँ जाके हमारी पूरी संहिता हुई है, यहाँ जाके हमारा कहाँ से शुरू हुआ, प्रपोजल से शुरू हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, दोनों की बात प्रॉमिस हो गई, प्रॉमिस में जैसे ही कंसीडरेशन मिला, लीगल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, दोनों पे ध्यान देना है। इसको हम सेक्शन 10 के बिना नहीं पढ़ेंगे, अब इसके बाद मैं सेक्शन 10 पढ़ाऊंगी, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंसीडरेशन मिला, अब दोनों की बात क्या हो गई, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसा था, लीगल। कंसीडरेशन कैसा है, लीगल है। ऑब्जेक्ट कैसा है, लीगल है। अब ऐसा एग्रीमेंट क्या हम कानून से लागू करा सकते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, बिल्कुल है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशंस कौन सी है, या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम सेक्शन में डिफाइन करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऑफ अराइज होता है, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन आता है हमारा, अराइज होता है। इसे पढ़ने के बाद कौन से करार हैं जो संविदा है, या ये ऐसे भी आ सकता है, और इज ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, क्या सभी करार संविदाएं हैं या सभी संविदाएं करार हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन फिलहाल मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक, तो इसको आपको बिल्कुल साफ साफ डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस है, ये कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर आपकी कंडीशंस पर फुलफिल है, लीगली फुलफिल है, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, पहली कंडीशन क्या है, फ्री कंसेंट। पहली कंडीशन क्या कहेगी, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट किसकी किसकी फ्री कंसेंट, देखो दो होते हैं, जो मेकिंग द प्रपोजल उसको क्या कहेंगे आप, प्रॉमिसर, ठीक है, और जो इसको एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी। हिंदी में अगर मैं बताऊं प्रॉमिसर प्रॉमिसी, लेकिन हिंदी में बात करें तो ये प्रस्ताव करता और ये प्रस्ताव स्वीकर्ता, ये दो कहलाएंगे। लेकिन हम बात इंग्लिश में थोड़ा इजी होता है इसलिए मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, ठीक है। अब इन दोनों के लिए ये कंडीशन है कि अगर ये है तो इनको क्या क्या कंडीशन है, और प्रस्ताव जो है प्रपोजल है वो जरूरी नहीं दो ही लोगों के बीच में हो, या मोर देन 2 पीपल, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो लेकिन इनको किस कंडीशंस को पूरा करना है, सेक्शन 10 की कंडीशन को पूरा करना है। जो एक्स और वाई है वो क्या होनी चाहिए, उन दोनों की कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, फ्री कंसेंट, यानी कि अगर आप जाएं तो सेक्शन 15, इसका जो सेक्शन 15 है और 22 में जो कंसेंट दी गई है उनसे अलग होनी चाहिए। अगर ये कंसेंट ऐसी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है या फिर वॉइड, ठीक। दूसरा इसमें आता है पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। खाली कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पार्टीज, दोनों पक्षकार कैसे होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। इसको आपको डिफाइन करें, यानी कि वो क्या हो, मेजर हो, मेजर का मतलब बालिग हो, ठीक, सैन हो, इनसैन ना हो, पागल वागल नहीं हो, ठीक है, विकृत चित्त ना हो, अनकॉन्शियसनेस ना हो, उसके अंदर कॉन्शियस हो पूरा, ये इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। ये सेक्शन 11 में बताया मेजर हो यानी कि 18 साल से प्लस 18 हो, माइनस 18 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक। उसके बाद क्या है, लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन को आपको सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है कि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब लॉफुल कंसीडरेशन कैसा होगा, लॉफुल कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं किसी बी नाम के व्यक्ति से कहती हूँ कि मैं आपकी इस फला फला या इस डिपार्टमेंट में आपको एज अ क्लरिकल पोस्ट पर लगवा दूंगी, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, काम क्या है, जो पोस्ट पे लग रहा है काम लीगल है, लेकिन जो प्रक्रिया या प्रोसीजर हो रहा है वो क्या है, इलीगल हो रहा है, ठीक। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने भी किया, मैंने सारी बात हो गई, क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसका कंसीडरेशन कैसा है, अनलॉफुल, ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सही है, इसका जो सेकंड है लॉफुल ऑब्जेक्ट, उद्देश्य सही है, मैं उसको कहाँ भेज रही हूँ, बिल्कुल सही जगह पर, यानी कि उसे एक गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से जो इसका कंसीडरेशन है वो कैसा है, अनलॉफुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य है, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए, इलीगल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसका मतलब है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करेंगे जिसे इस अधिनियम ने शून्य घोषित किया, ठीक। इस पे अगर बात करें तो इसमें सेक्शन आएगा आपका 20, 21, 23, 30, 36, 56 फर्स्ट, ये सारे सेक्शन जिस दिन हम ये सेक्शन पढ़ाएंगे उस दिन आपको क्लियर कर देंगे। तो ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जो इस अधिनियम में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस सेक्शंस के अंतर्गत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड, क्योंकि इस अधिनियम ने इसे वॉइड घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो इसके हमारे किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये 5 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। इसके बिना आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म
नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है फ्री कंसेंट, जिसको 15 to 22 सेक्शन तक डिफाइन किया है। सेकंड है पार्टीज मस्ट बी द कॉम्पिटेंट 11 to 12 सेक्शन में है। लॉफुल कंसिडरेशन 25 सेक्शन में है। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट इसको 23 में डिफाइन किया गया है। और एक्सप्रेसली नॉट हियर बाय डिक्लेयर्ड बाय टू बी वॉइड, इसको इन सब सेक्शंस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्रीमेंट्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कितने तरीके का एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट के टाइप्स इसमें बताए गए हैं। तो मैं जैसे आपको पहले बता रही थी, आपको सेक्शन 2 पढ़ा रही थी, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस पढ़ा रही थी, जिसमें से हम एच तक पढ़ सके, पढ़ लिया था हमने। इसमें 2G और 2I, इसमें वाइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। लेकिन फिलहाल हम सारे इसके जो टाइप्स हैं नॉर्मली जितने भी होते हैं, एग्रीमेंट शुड बी वॉइड, शुड बी वॉइडेबल, शुड बी इलीगल और शुड बी अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। लेकिन अब वाइड, वॉइडेबल, इलीगल, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे वाइड को अगर हम कहें तो ये दो पार्ट में है। फर्स्ट है वाइड एब इनिशियो, जिसको सेक्शन 11 और 12 में आपको डिफाइन किया गया है। इसको ही आप वाइड को ही आप अनएनफोर्सेबल बाय लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें अगर हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करें तो दो जगह डिफाइन होता है। पहला होता है वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है हिंदी में आरंभ से शून्य। एग्जाम्पल, यदि कोई मेजर नहीं है, जैसे मैंने भी पहले बताया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इस लॉ ने का है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य है। कैसा है? फ्रॉम द बिगनिंग, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, और हिंदी में आरंभ से, आरंभ तक। तो ये वाइड एब इनिशियो है, आरंभ से ही शून्य है। दूसरा इसका पार्ट आता है void ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, उसको निभाना, उसको कंप्लीट करना ही असंभव हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाए। मान लीजिए ए और बी नाम के दो आदमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ सामान खरीदने बेचने का, या कुछ उसका मकान उसे चाहिए, वो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन क्या होता है, मकान ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जिसने कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोज किया था वो ही डेड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अब इसको क्या करना है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो ये इलीगल नहीं है, पहले से लीगल था ये कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ, बाद में जाकर कैसा बन गया, तो ठीक है। अब वॉइडेबल क्या है, वॉइडेबल को थोड़ा सा समझना है। वॉइडेबल में क्या होता है, वॉइड तो शुरू से वॉइड है, ठीक है, लेकिन वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल बाद में आप वॉइडेबल हो जाता है, पहले से भी वॉइडेबल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ए और बी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर होता है ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सी नाम का व्यक्ति मेरे पास आता है, पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, ठीक, या मेरा मकान खरीदना है। मैं उसको कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं बेचना है। वो गन पॉइंट रख देता है, तो क्या कर रहा है, मुझे धमका रहा है, थ्रेट दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन रैंडमली मैं उसको बोल देती हूँ ठीक है मैं आपको अपना घर बेच रही हूँ। ठीक, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सही है, घर खरीदना बेचना कुछ गलत नहीं, ऑब्जेक्ट ठीक है इसका, लेकिन प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर इसका गलत है, प्रक्रिया गलत है कॉन्ट्रैक्ट करने की। जो ये क्या है, ये मुझे क्या किया गया, मेरे साथ मुझे धमकी दी गई है। ठीक है, बाद में इसको चाहे तो मैं इसका वॉइडेबल का मतलब होता है या तो मैं इसको ओके कर दूं कि ठीक है भाई चलो हो गया, अब तो हो गया, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल करा सकती हूँ, इसको वॉइडेबल करा सकती हूँ। ये किस तरह, ये मेरे पास एक ऑप्शन है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आशा करती हूँ आज ये बहुत सिंपल वे में मैंने बताया है, आपको समझ आ गया होगा। आगे जब हम बात करेंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइड, वॉइडेबल को भी केस लॉ के साथ डिफाइन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।